नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्रोडोज आईपीके में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार चौटाला और आज अपने बात करेंगे सेकंड पार्ट की, अनार की खेती के सेकंड पार्ट की। पहले वाले पार्ट में अपने अनार से संबंधित सामान्य परिचय पढ़ा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज अपने बात करेंगे अनार की संपूर्ण खेती के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने बात करेंगे आज अनार की खेती के बारे में और उसके सामान्य परिचय बारे में पढ़ लिया। आज अपने बात करेंगे अनार की जलवायु के बारे में कि अनार के पौधे में कौन सी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है या किस जलवायु का पौधा है। अभी तक अपने पढ़ा अनार का बॉटनिकल नेम, पुनिका ग्रैंडम, पुनिकेसी फैमिली, ईरान इसका उत्पत्ति स्थल, वो सारी बातें। अब अपने बात करें सबसे पहले अनार के अंदर जलवायु के बारे में। किसके बारे में बोलो? जलवायु या क्लाइमेट के बारे में अनार में बात करेंगे। तो अनार के अंदर अगर जलवायु की बात की जाए तो उष्ण व उपोष्ण जलवायु का पौधा है। उष्ण व उपोष्ण जलवायु का पौधा है। इसके अलावा अगर फल पकते समय शुष्क जलवायु होती है, फल जब पक रहे हैं उस समय अगर शुष्क जलवायु होती है तो फल मीठे होंगे और अच्छे प्राप्त होते हैं। तो यानी शुष्क जलवायु को भी यह सहनशील कर सकता है, यानी शुष्क जलवायु सहनशील पौधा भी अपने कहेंगे इसको। इसके अलावा उष्ण व उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसी के साथ अगर अनार के अंदर अपने मृदा की बात की जाए तो कैसी मृदा अनार के अंदर होनी चाहिए? तो अनार के अंदर गहरी तथा भारी दोमट मृदा, गहरी तथा भारी दोमट मृदा का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी अनार को ऐसी मृदाओं में लगाना चाहिए जो गहरी हो। गहराई भी कितनी? यानी जो गहराई है वो 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। 1 मीटर से ज्यादा कितनी हो जाए, लेकिन 1 मीटर से कम गहरी नहीं होनी चाहिए। मृदा भारी दोमट मृदा का प्रयोग करना चाहिए, यानी भारी दोमट मृदाओं में इसको लगाना चाहिए। साथ ही साथ उचित जल निकास की व्यवस्था हो। जल निकास, वाटर ड्रेनेज, जल निकास की भी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक अगर पौधे के पास पानी खड़ा रहेगा तो पौधे में आर्द्र गलन, जड़ गलन, तना गलन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो उष्ण व उपोष्ण जलवायु, फल पकते समय शुष्क तापमान, गहरी या भारी दोमट मृदा, 1 मीटर से कम गहरी नहीं होनी चाहिए, उचित जल निकास। इसके साथ साथ देखो विद्युत चालकता, यानी कुछ मृदाएं हैं जिनकी विद्युत चालकता, अगर मृदा की विद्युत चालकता 6 डेसी साइमन प्रति मीटर हो तथा विनम्यशील सोडियम ESP, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ESP 6.78% हो जिन मृदाओं में, ऐसी मृदाओं में भी अनार को लगाया जा सकता। अरे बोलो भाई, हाँ शाबाश। विद्युत चालकता 6 डेसी साइमन प्रति मीटर हो जिन मृदाओं में, या जो विनम्यशील सोडियम है ESP, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज 6.78 है किन्हीं मृदाओं का। यहां तक इस विनम्यशील सोडियम और विद्युत चालकता वाली मृदाओं को यह सहन कर सकता है। अरे बोलो भाई, ये इतनी बात तो किससे संबंधित है? जलवायु से। उष्ण उपोष्ण, फल पकते समय शुष्क, गहरी या भारी दोमट मृदा, और 1 मीटर से कम गहरी नहीं, ज्यादा कितनी हो सकती है? उचित जल निकास, विद्युत चालकता इतनी होनी चाहिए। इतनी बात समझ आ गई? आगे देखो, आगे अपनी बात करते हैं उन्नतशील किस्म के बारे में। किसके बारे में? उन्नतशील किस्म के बारे में। उन्नतशील किस्म यानी इंप्रूव्ड वैरायटी। कौन कौन सी उन्नतशील किस्में हैं अनार के अंदर? तो देखो अनार में उन्नतशील किस्में गणेश है, मृदुला है, अरे बोलो भैया, मृदुला, रूबी, गणेश है, मृदुला है, रूबी है, जालोर सीडलेस, जालोर सीडलेस, जोधपुर रेड, जोधपुर रेड, अम्ली दाना,
अम्लीदाना, कंधारी, ढोकला, पेपर सेल्ड, रूबी, ये सारी उन्नतशील किस्में। और इन उन्नतशील किस्मों में जो मुख्य उन्नतशील किस्म उसके बारे में बात करते हैं। एक नाम हो रह गया भगवा सिंदूरी, ये उन्नतशील किस्में है अनार की। गणेश है, मृदुला है, रूबी है, जालोर सीडल है, जोधपुर रेड, अम्लीदाना, कंधारी, ढोकला, पेपर सेल्ड और है भगवा सिंदूरी। अब पहले अपने बात करते हैं किसकी? रूबी की। किसकी? रूबी की। ये जो वैरायटी है IIHR बेंगलोर द्वारा विकसित, IIHR बेंगलोर द्वारा विकसित। इसके अलावा जालोर सीडलेस, कौन सी? जालोर सीडलेस राजस्थान में सर्वाधिक लगाई जाती है एक तो। और क्षारीय भूमि सहनशील भी होती है। अरे बोलो भाई शाबाश। जालोर सीडलेस के बाद अपने बात करते हैं किसकी? जोधपुर रेड भी राजस्थान में लगाई जाती है, लेकिन समस्या क्या है इसमें? वैरायटी की दिक्कत है थोड़ी सी। फलों का फटना, कौन सी समस्या है? फलों का फटना। फल तो लग जाएंगे लेकिन फट जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर ढोकला की बात की जाती है तो ये गुजरात के अंदर फेमस है। अब अपने पढ़ते ना गुजराती ढोकला, और ढोकला नाम से आ गया गुजरात। पेपर सेल्ड है पतला छिलका, ये वैरायटी आ गई इसके अंदर। रूबी आ गई, जालोर सीडलेस आ गई, जोधपुर रेड आ गई, ढोकला गुजरात की है, पतला छिलका किसका है? पेपर सेल्ड का। अब इसका देखो भगवा सिंदूरी, किसका? भगवा सिंदूरी की अगर बात की जाए, भगवा सिंदूरी के जो दाने होते हैं, गहरे लाल रंग के, कैसे बोलो? गहरे लाल दाने किसके? भगवा सिंदूरी के गहरे लाल दाने। ढोकला गुजरात की, पेपर सेल्ड का पतला छिलका, ये गणेश, मृदुला, रूबी, ये सॉफ्ट बीज वाली है। सॉफ्ट बीज, जो सॉफ्ट सीड है ना, इनके सॉफ्ट है सीड, यानी बिल्कुल कोमल या मुलायम है बीज। रूबी IIHR बेंगलोर द्वारा, जालोर सीडलेस राजस्थान द्वारा सर्वाधिक, क्षारीय भूमि सहनशील, जोधपुर रेड राजस्थान में, लेकिन समस्या क्या है? फलों का फटना। ये सभी उन्नतशील किस्में किसकी? अनार की। स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो उन्नतशील किस्मों की बात होगी। अब अपने पास जलवायु आ गई, मिट्टी आ गई, उन्नतशील किस्म आ गई। अब लगाना तो है, प्रवर्धन भी तो करना है, तो बोलो कैसे करेंगे? देखो अब अपने बात करते हैं प्रवर्धन के बारे में। किसके बारे में? प्रवर्धन यानी प्रोपागेशन, प्रवर्धन करेंगे। जो अनार में प्रवर्धन होता है राजा, वो एक तो होता है कलम द्वारा और दूसरा होता है कलम में गुट्टी द्वारा या गुट्टी दाब। दो विधियां प्रवर्धन के लिए अपनाई जाती है। पहली विधि है कलम, और कलम लगाने का जो समय है वो है फरवरी माह। कौन सा माह? फरवरी माह। और गुट्टी लगाने का कौन सा समय है? वर्षाकालीन। कैसा समय बोलो? वर्षाकालीन। और अगर आपको पौध रोपण करना है, पौध रोपण के लिए उचित समय कौन सी ऋतु है बोलो भैया? वर्षा ऋतु उचित मानी जाती है। समझ आ गया बात? कलम और गुट्टीदार द्वारा फरवरी माह में वर्षाकालीन, और कलम पौध रोपण कब करेंगे? वर्षा ऋतु में कर सकते हैं। पौध रोपण के साथ ही अपने एक और पढ़ लेते हैं, गड्ढों का आकार व दूरी के अनार
जब अपने लगाएंगे तो कितने आकार का गड्ढा खोदेंगे, दूरी लाइन टू लाइन डिस्टेंस, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितनी रहती है वो देखो। अगर गड्ढों के आकार की बात की जाए तो 60 इंटू 60 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे खोदे जाने चाहिए, और जो दूरी रखी जाएगी वो 5 इंटू 5 मीटर, जो L इंटू P रखा जाएगा वो 5 इंटू 5, और जो दूरी रखी जाएगी वो 60 इंटू 60 सेंटीमीटर रखी जाती है। बोलो भैया शाबाश। कलम फरवरी माह में, गुट्टीदार वर्षा कालीन में, पौधरोपण का समय वर्षा, गड्ढों आकार 60 इंटू 60 सेंटीमीटर, और जो दूरी है वो 5 इंटू 5 मीटर, 5 इंटू 5 मीटर। ये हो गया भैया प्रवर्धन। अब प्रवर्धन हो गया, प्रवर्धन के बाद प्रतिरोपण भी हो गया, पौधे भी लग गए, सारा काम क्या है अपने पास। अब अपने पास क्या रहता है, फल लगेंगे, फूल आएंगे। तो अब आता है मुख्य प्रश्न जिसकी संभावना है सुपरवाइजर में आने की पूरी संभावना, अनार में बहार या अनार में फूल आने का समय। देखो अब अपने बात करते हैं बहार की या फूल आने का समय। अब अपने सबसे पहले बात करते हैं बहार, अनार में बहार, अनार में बहार। देखो फूल, अनार के अंदर 3 बहारें आती है, कितनी? 3। एक तो होती है राजा अंबे बहार, कौन सी बहार है? अंबे बहार। दूसरी बोलो मृग बहार, दूसरी कौन सी? मृग बहार। बोलो भैया मृग बहार, शाबाश। और तीसरी बात करते हैं किसकी? हस्त बहार की, अंबे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। अब इसके अंदर देखो बच्चों कंफ्यूज रहते हैं कौन सी बहार कब आ गई, कौन सी कब, कंफ्यूजिंग रहती है। तो एक बड़ी अपने सिंपल सी ट्रिक के माध्यम से इसको सोल्व कर लेंगे। एक होता है फूल आने का समय, फूल आने का समय, बहार में फूल आने का समय, और एक आता है फलों का समय या तुड़ाई, फलों का समय या तुड़ाई, 2 चीज आती है। देखो बहार कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की, अंबे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। अब देखो फूल आने का समय, अब इसको आप ऐसे याद रखो, जो बहार है वो फिजूल है, फिजूल है की जगह ए समझो, फिजू ए। बहार क्या है? फिजूल है, वैसे फिजूल नहीं है, ट्रिक है। बहार मैंने क्या कहा? फिजूल है की जगह बोलो ए। तो अंबे बहार कब आएगी? फै का मतलब फरवरी मार्च में, कब आएगी? फरवरी मार्च में। मृग आएगी जुलाई अगस्त में, कब आएगी? जुलाई अगस्त में। और हस्त बहार कब आएगी? अगस्त तो यहाँ आ गया, तो आप क्या लिखो? अक्टूबर नवंबर। अरे बोलो भैया, देखो इनको लिख लो, तीनों को जल्दी से लिखो, फिर आगे बताता हूँ। 3 बहार, फूल आने का समय फरवरी मार्च, जुलाई अगस्त, अक्टूबर नवंबर। अंबे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। बहार है फिजूल, फिजूल, ए की जगह ले की जगह है बोल दो। फे का मतलब फरवरी मार्च, जय का मतलब जुलाई अगस्त, ए का मतलब अक्टूबर नवंबर। अब यहाँ फलों की तुड़ाई या फल कब प्राप्त होंगे? बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जब फरवरी मार्च पढ़ लेते हैं तो फूल लगते हैं तो वो महीनों में ऊपर नीचे हो जाता है, तो कैसे पढ़े इनको? देखो आप इस चीज को इतना रख दो, फलों फूल आने के 5 से 6 माह बाद, फूल आने के 5 से 6 माह बाद फलन, 5 से 6 माह बाद, तो 5 माह में लग जाएंगे या 6 माह में? जैसे मान लीजिए इस बार को आप देखो, फूल आएगा फरवरी मार्च में, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो जुलाई अगस्त क्या लिख सकते हैं अपने? जुलाई अगस्त लिख सकते हैं ना। तो आप इसको ऐसे याद रख लोगे कि भी फूल आने के 5 से 6 माह बाद क्या हो जाएगा? फलन। तो कंफ्यूजिंग रहेगा नहीं। एक याद रख लोगे, फूल आने का समय, फूल आने का समय कब है? अरे बोलो भैया, फूल कब आएंगे? तीनों बाहर में आएंगे। बाहर है फिजूल, फरवरी मार्च जुलाई अगस्त, और अक्टूबर है
नवंबर, शाबाश। अक्टूबर और है नवंबर। ये तो आगे फूल। और ये बात भी ध्यान से सुन लेना, फूल आने के कितने माह बाद फलन होता है? तो फूल आने के 5 से 6 माह बाद फलन होगा। 5 से 6 माह बाद जैसे फूल आएंगे, फूल आने के बाद फलन होगा। तो 3 बार अम्बे में तो हस्त। अब आता है सबसे बढ़िया या महत्वपूर्ण बहार। महत्वपूर्ण जो बहार है वो कौन सी बहार है? मृग बहार। अरे बोलो मृग बहार सबसे बढ़िया, सबसे शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद कौन सी बहार है? मृग बहार है। तो 3 बार है, अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। फरवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर। फूल आने के 5 से 6 माह बाद फलन हो जाएगा और अपने पास बिल्कुल शानदार फल प्राप्त हो जाए। अब अपने बात करते हैं, फूल भी आ गए, फलन भी हो गया, अब तोड़ना भी तो पड़ेगा। तो तोड़ते आ जाओ, ले आओ अपने औजार और तोड़ा जाए फलों को। तो फलों की तुड़ाई, फलों की तुड़ाई देखो भाई, फलों की तुड़ाई, फलों की तुड़ाई करते हैं। देखो अभी तक तो जो अपने बात की थी उसमें फूल आने का समय और जलवायु हो गया, मृदा हो गया, वो सारी बातें हो गई। अब फूलों की तुड़ाई व उपज देखो, फूल आने के 5 से 6 माह बाद, 5 से 6 माह बाद क्या होता है? फलन। पहली बात तो ये। दूसरी बात व्यवसायिक उत्पादन। व्यवसायिक उत्पादन यानी जो पौधा है उस पौधे से व्यवसायिक उत्पादन कब प्राप्त होना है? जब पौधा 5 से 6 वर्ष का हो जाएगा तब कैसा उत्पादन लग जाएगा? व्यवसायिक। हालांकि उत्पादन तो तीसरे साल स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन वो व्यवसायिक दृष्टि से अनुकूल नहीं है। अनुकूल कौन सा है? 5 से 6 वर्ष वाला है। तो जब पौधे की एज 5 से 6 वर्ष हो जाए तो व्यवसायिक दृष्टि से या तुड़ाई के क्या है? वो अनुकूल है। एक पौधे से प्रति पौधा 20 से 22 किलोग्राम फल प्रति पौधा प्राप्त होंगे। प्रति पौधा 20 से 22 किलोग्राम अपने पास फल मिलेंगे। इसके अलावा फलों का भंडारण, फलों का भंडारण अगर आप रूम टेम्परेचर पे फल रख रहे हो, सामान्य कमरे के ताप पर, तो 1 सप्ताह तक भंडारण कर सकते हो। रूम टेम्परेचर पर कितना? 1 सप्ताह। लेकिन आप कह दो कि नहीं लीजिए तो काफी टाइम रखागा, मैं तो घर ही रखागा यार, तो कम से कम 1 महीने तक आपको भंडारण करना है। लगभग भंडारण करना है तो 4 से 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर और 85% आर्द्रता के साथ। 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान हो, 85% आर्द्रता हो, तो फलों को 1 से 1.5 माह तक भंडारित किया जा सकता है। माह तक भंडारित किया जा सकता है। यानी 4 से 5 डिग्री से 4 से 5.5 डिग्री सेल्सियस तापमान, 85% आर्द्रता, कितने माह तक है? 1 से अरे बोलो 1.5 माह तक क्या कर सकते हैं? भंडारण कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो पहले इतने का। फूल आने का समय 5 से 6 माह बाद, व्यवसायिक उत्पादन 5 से 6 वर्ष बाद, प्रति पौधा जो उपज है वो 20 से 22 किलोग्राम, भंडारण 4 से 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर और 85% आर्द्रता पर 1 से 1.5 माह तक बड़े भंडारित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 1 सप्ताह तक भंडारित करना है तो आप रूम टेम्परेचर पर 1 सप्ताह तक भंडारित कर सकते हैं। ये तो आ गई फलों की तुड़ाई, आ गई, उपज भी होगी। अब आते हैं कीट, रोग और व्याधि। अब देखो मुख्य जो व्याधि लगती है दैहिक विकार, मैं यहीं पे लिख देता हूं या चलो नेक्स्ट पेज पे अपने लिखते हैं दैहिक विकार। दैहिक विकार, दैहिक विकार में आता है फलों का फटना, फलों का फटना। और ये जो फलों का फटना है ये है बोरोन की कमी के कारण। किसके कारण है? बोरोन की कमी के कारण
फलों का फटना बोरोन की कमी के कारण होता है। देख विकार सबसे ज्यादा मुख्य है, सबसे ज्यादा आने वाला प्रश्न, अनार में फलों का फटना किस पोषक तत्व की कमी के कारण? तो किसके कारण है? बोरोन की कमी के कारण फल फट जाएंगे। तो उपचार क्या करोगे? उपचार करने के लिए 0.2% बोरोन सॉल्यूशन, बोरोन का घोल है 0.2% बोरोन का सॉल्यूशन या 40 ppm जिब्रेलिक एसिड, 40 ppm जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से फलों को फटने से रोका जा सकता है। अरे बोलो, फलों को फटने से रोका जा सकता है। ये तो मुख्य देह विकार आता है, और जो मुख्य देह विकार है वो एक ही है, फलों का फटना। ऐसे इसके अलावा अन्य फलों में भी हो रहा है, लेकिन अनार में जो मुख्य देह विकार है वो बोरोन की कमी के कारण है। इस प्रकार अपने अनार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ ली थी। वो सारी बातें आप देखो कौन कौन सी अभी तक अपन ने सारी बातें पढ़ चुके हैं। देखो अभी तक अपने जो बात की थी अनार की जलवायु, उष्ण उपोष्ण जलवायु, मृदा गहरी दोमट 1 मीटर से कम गहरी नीचे उच्च जल निकास, विद्युत चालकता 6 डेसिसाइमन तथा ESP 6.5 से 6.78% ESP विटमिन सोडियम मृदा में लगाया जा सकता है। इसके अलावा उन्नतशील किस्में गणेश, मृदुला, रूबी, जालो, सीडलेस, जोधपुर रेड, अमलीदाना, कंधारी, ढोकला गुजरात की, पेपर सेड का पतला छिलका, गणेश, मृदुला, रूबी का सॉफ्ट सीड, भगवा सिंदूरी के दाने ज्यादा गहरे लाल, ये बात इंपॉर्टेंट है, गहरे लाल। रूबी IIHR बंगलोर द्वारा, जालोर सीडलेस राजस्थान में सर्वाधिक, शारिया रूबी, जोधपुर रेड भी राजस्थान में फेमस है, लेकिन फलों का फटना इसकी मुख्य समस्या। इसके बाद अपने बात की प्रवर्धन कलम और गुट्टी, फरवरी माह वर्षाकालीन 60x60x60 5x5 मीटर गड्ढों आकार में दूरी। उसके बाद बहार, अम्बे बहार, बरग बहार, हस्त बहार, फरवरी माह, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, फूल आने के 5 से 6 माह बाद है फलन। उसके बाद अगर बात की जाए तुड़ाई का उपज, फूल आने के 5 से 6 माह बाद फलन होगा। व्यावसायिक जो उत्पादन होगा पौधे से 5 से 6 वर्ष बाद, प्रति पौधा 20 से 22 किलोग्राम फल प्राप्त होगा। भंडारण 4 से 4.5 डिग्री सेल्सियस पर 85% आर्द्रता पर 1 से 1.5 बार तक भंडारित किया जा सकता है। उसके बाद देही विकार की बात की जाए तो फलों का फटना और बोरोन की कमी के कारण 40 ppm जिब्रेलिन का या 0.2% बोरोन के घोल का छिड़काव करके परणों पर या पादप पर अपने फलों को फटने से बचा सकते हैं। ये सामान्य बातें थी किसके बारे में? अनार के बारे में। अनार की खेती होती है। इन्हीं सभी बातों के साथ पूर्ण आप सभी को कृषि पर्यवेक्षक और जेट ICR से संबंधित ये जो जानकारियां थी ये उपलब्ध करवाई जा रही है। तो ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को आप पढ़ें और अपनी जो सफलता है उसके अंदर जितना आपसे 100% दिया जा रहा है आप 100% दीजिए। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।